हेलो नमस्कार, मैं आपका अपना अमित कुमार फिर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही शानदार तरीके से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12th क्लास के स्टूडेंट्स भाग सी है जिसमें ग्रामर पार्ट आएगा, ग्रामर आएगी, उस भाग के बारे में अपन बात करने वाले हैं। यानी वीडियो को शुरू करें इससे पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे आए हो, हमारे वीडियोस देख रहे हो, वीडियोस पसंद आ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही आप बेल आइकन को भी ऑन रखें ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। अब ज्यादा समय नहीं लेते, शुरू करते हैं अपने आज का वीडियो। और जो टॉपिक मैंने बताया है वो ये बताया है कि आपकी जो 12th क्लास का जो एग्जाम होने वाली है 2025 अभी अपने मार्च में शुरू होने वाली है, 6 मार्च से शुरू होने वाली है। आप लोगों को सभी को टाइम टेबल भी लिखवा दिया गया होगा। उसमें जो भाग सी है, जो आपका ग्रामर पार्ट है, उसमें अपन बात करने वाले हैं आज के इस पेपर में, आज की इस वीडियो में क्लोजेस के बारे में, सिंथेसिस के बारे में। अगर अपन फ्रेजल वर्ब की बात करें तो वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई, देखना आप लोग आगे कंजक्शंस के बारे में। और 8 मॉडल पेपर है मैंने जो बहुत ही शानदार तरीके से आप लोगों के लिए तैयार किए हैं। एक्सप्लेन भी मैंने बहुत ही शानदार तरीके से करना आप लोगों के लिए। आप तो कंप्लीट देखना वीडियो को। अगर अपन बात करें तो सेक्शन सी जो ग्रामर पार्ट है उसका अपन सॉल्यूशन करने वाले हैं। ये तो बात अपनी हो गई यहाँ पर। अब देखो बात करते हैं अपन आगे। आगे बात करें तो जो पहला पार्ट है आपका उसके बारे में बात करें, मॉडल पेपर जो फर्स्ट है उसका जो ग्रामर पार्ट है वो अपन यहाँ पे सोल्व करने वाले हैं। तो पहला जो मॉडल पेपर है उसके लिए बता देते हैं कि आपका जो भाग सी है वो कितने नंबर के क्वेश्चन से शुरू होता है भाई। अगर अपन इसमें बात करें तो आपका जो 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, जो 6 नंबर का क्वेश्चन शुरू होता है वहां से आपकी ग्रामर शुरू होती है। और ग्रामर के लिए मैंने क्लासेज अपलोड कर रखी है तो मुझे ज्यादा समझाने की आवश्यकता तो है नहीं, अपन केवल इनको सोल्व करने वाले हैं। जो अपन के ग्रामर पार्ट है, जो जितने भी क्वेश्चन है उनको अपन सोल्व करने वाले हैं। तो जो 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा वो इस तरीके से आएगा, जॉइन द सेंटेंस, वो आएगा आपके जॉइन द सेंटेंस द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। यानी आपके पास कोष्टक में एक वर्ड दिया हुआ होगा, उसको आपको यूज करते हुए क्या करना है, उसको जोड़ना है। तो यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है व्हाट। अब व्हाट से आपको दो वाक्य जोड़ने मैंने इतनी आसानी से समझाए हैं, मैंने क्लास भी अपलोड कर रखी है। रीड के लिए जो लिंकिंग डिवाइसेज है वही ये है आप लोगों के लिए, तो मैंने बड़ी शानदार है वो अपलोड कर रखी है, आप वो देखना। अब बात करते हैं, जब आपको कोई दो सेंटेंसेज किससे व्हाट से जोड़ने हो, व्हाट से जोड़ने हो तो इसका मतलब ये ध्यान में रखना कि व्हाट है मुख्य रूप से ऑब्जेक्ट का काम करता है। अगर अपन इसको सब्जेक्टिव बनाएंगे तो भी कोई गलत नहीं है, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, पहले वाक्य पढ़ेंगे अपन। वाक्य पढ़ते हैं तो देखो वाक्य के बारे में छोटी सी बात बता देता हूं। माई फादर सेड समथिंग, मेरे फादर ने मुझसे कुछ कहा भाई। अब ये मान के चलो आपके पिताजी ने आपसे कुछ कहा है। आई डिड नॉट हियर दैट, मैंने वो नहीं सुना। दैट, अब ये जो दैट है वो किसके लिए आया है भाई? दैट आया है आपके लिए इस वाक्य के लिए, इस वाक्य के लिए आया है। इसका मतलब आपको इस दैट की जगह ये वाक्य रखना है और जोड़ोगे किससे? व्हाट से। तो बस इतना सा काम है। तो फिर ये वाक्य आपके पास क्या हो जाएगा? आई डिड नॉट हियर। अब ये दैट तो हटा देंगे अपन, दैट तो लिखेंगे नहीं। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि आपके पास इस दैट की जगह तो पूरा लिखेंगे, तो इस दैट की जगह आपको क्या करना है? व्हाट लिखना है। हियर व्हाट, और उसके बाद में माय फादर सेड, यही करेंगे। अब आप कहोगे सर समथिंग, तो समथिंग के लिए तो भाई अपने पास ये पूरा लिख रहे हैं। समथिंग यानी दैट है, वो दैट इसके लिए आया था पूरे सेंटेंस के लिए, तो अपन यहाँ पे लिख देंगे माय फादर सेड। और ये जो आपके पास मैंने सेड लिख दिया यहाँ पे। अब ये मान के चलो वाक्य का अर्थ मैं बताता हूं। देखो, आई डिड नॉट हियर व्हाट माय फादर सेड, मैंने वो नहीं सुना जो मेरे फादर ने कहा। यहाँ पे है माय फादर सेड समथिंग। अब ये जो सेड समथिंग है वो इस दैट जो पूरा वाक्य है वो अपने यहाँ पे लिख दिया, तो इसलिए समथिंग भी हट जाएगा और ये दैट भी हट जाएगा। अब आप कहोगे सर किसी और तरीके से, बिल्कुल। अब अपन क्या करेंगे, ये मान के चलो अपन इसी को है ना एक बना देते हैं। तो यहाँ पे मैं इस वाक्य को अगर ऐसे भी कर देता हूं तो भी गलत नहीं करेगा। व्हाट माय फादर फादर सेड, अब यहां पे कोमा लगाएंगे। आई डिड नॉट हियर, यहां पे हो जाएगा आई डिड नॉट हियर। ये भी सही होगा भाई आप लोगों का, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना आप लोगों को। ये आपका इस तरीके से भी सही है, लेकिन अगर आप ग्रामेटिकली देखो तो ये सही होता है, क्योंकि यहाँ पे अगला आपसे ऑब्जेक्ट के रूप में जो है वो बनवाना चाह रहा है, तो इसमें कोई ज्यादा समस्या नहीं है। अब देखो धीरे धीरे आगे और एग्जाम्पल्स आएंगे भाई, आप चिंता मत करो कि यहीं पे नहीं समझ में आया। आगे देखो बात करते हैं इसके बारे में। अब ये जो है ये क्या है कि जापान इज रिच कंट्री, जापान है वो एक बड़ा रिच देश है। इट इज कॉल्ड द लैंड ऑफ द राइजिंग सन, ये जो भूमि है, ये जो जमीन है वो उगते हुए सूरज की भूमि मानी जाती है। यानी अपने पास कहते हैं कि उगते हुए सूरज की भूमि कौन सा देश कहलाता है, तो वो जापान कहलाता है। अब इसको जोड़ना कैसे है भाई? जोड़ना है यूज फ्रेज इन अपोजिशन। अब बच्चे ये सोच रहे होंगे कि फ्रेज इन अपोजिशन क्या होता है। अब इसके बारे में मैं बात बताऊं तो मैंने ये बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को समझाया है कि जो फ्रेज इन अपोजिशन का मतलब यहाँ पे क्या लिया गया है, नाउन इन अपोजिशन। क्या लिया गया भाई? नाउन इन अपोजिशन लिया गया है।
अब ये जो नाउन इन अपोजिशन है, इसके लिए मैंने क्लास बड़ी शानदार तरीके से आप लोगों को समझाई है। अब नाउन इन अपोजिशन कौन से वाक्य में यूज होता है? वो होता है दो वाक्यों को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, वहां पे अपने क्या करते हैं, नाउन इन अपोजिशन का प्रयोग करते हैं। अब सिंपल सेंटेंस कितने प्रकार से बनाते हैं वो आपको क्लास में देखना है। अब देखो इसके बारे में बात करते हैं, ये वाक्य बनाते भाई अपन। अब ये वाक्य बनाएंगे तो क्या लिखोगे, आपको ये ध्यान में रखना है कि आगे वाले वाक्य में, ये जो वाक्य आपका यहाँ पे भाई, ये जो वाक्य है इसमें किसी पीछे वाले जो वाक्य है इसमें उस नाउन के लिए कुछ कहा गया है। तो नाउन क्या है इसमें जापान है, और जापान है तो जापान के लिए कहा गया है द लैंड ऑफ राइजिंग सन। तो एक, हाँ, नाउन इन अपोजिशन के बारे में चलो मैं बताता हूँ, पहले वाक्य बना देता हूँ ये उसके बाद में। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, नाउन इन अपोजिशन और फ्रेज इन अपोजिशन का मतलब सेम होता है। तो मैं एक बार यहाँ पे लिखता हूँ, देखो जापान। अब यहाँ पे ये नाउन, इसके लिए क्या कहा गया है, द लैंड ऑफ राइजिंग सन, द लैंड ऑफ राइजिंग सन, और यहां पे कॉमा लगाएंगे, यहां पे कॉमा लगा दी। अब उसके बाद में अपने इसमें जो बच गया पहले वाले वाक्य में, इज ए रिच कंट्री, और ये आपके वाक्य हो गया कंप्लीट। यानी कहने का मतलब ऐसा है कि नाउन इन अपोजिशन का प्रयोग करते हुए अपन क्या करते हैं, अपन करते हैं दो वाक्यों को सिंपल बनाते हैं। अब ये सिंपल बनाने का तरीका कौन कौन सा होता है, दो वाक्यों को जोड़ के, ये 5 और 6 के बीच में है, जो मैंने अपनी क्लास में समझा रखी है, वो देख लेना। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ आप लोगों को कि नाउन इन अपोजिशन के लिए बारे में मैंने बताया नहीं भाई। तो नाउन इन अपोजिशन का मतलब होता है एक नाउन के बाद नाउन को रखना, नाउन के बाद किसी नाउन को रखना क्या होता है, नाउन इन अपोजिशन होता है। इज कॉल्ड, ये चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, को रखना आपके पास क्या होता है, नाउन इन अपोजिशन कहलाता है। अब जापान ये रहा, और जापान के बाद में मैंने लिख दिया द लैंड ऑफ राइजिंग सन, ये आपके पास क्या है, नाउन क्लोज होता है। वैसे फ्रोज है भाई अपने पास, फ्रेज है ये, नाउन फ्रेज है ये। तो मैंने यहाँ पे नाउन फ्रेज का मतलब वही होता है, एक संज्ञा होती है वो। अब वो ये रही अपने पास जापान, द लैंड ऑफ राइजिंग सन, जापान उगते सूरज की भूमि, इज ए रिच कंट्री, वो एक अमीर देश है। तो ये दो एग्जांपल मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। इसके बारे में देखो बात करते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा आप लोगों के, जो 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा वो कैसा आने वाला है, वो आने वाला है आपके पास फ्रेजल वर्ब के बारे में। और आपके लिए मैंने फ्रेजल वर्ब की क्लास वो बड़ी शानदार बना रखी है भाई, बहुत ही शानदार तरीके से एक्सप्लेन कर रखी है मैंने उसमें, तो आपको वो देखना है, सारे एग्जाम्पल्स मैंने करवा रखे हैं वहां पे। अब देखो पहला जो 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा उसमें आप लोगों के 3 आएंगे भाई। आपका सिलेबस चेंज हुआ है, वो यहीं पे चेंज हुआ है। पहले क्या है, आपके पास फ्रेजल वर्ब 2 ही आती थी, अब की बार 3 कर दिया। यानी कहने का मतलब है जो 12वीं में ग्रामर पार्ट है वो पहले 8 नंबर का आता था, अब क्या कर दिया, अब इसको 10 नंबर का कर दिया। क्वेश्चन कहाँ पे बढ़ा है, एक तो यहाँ पे बढ़ा है और एक कंजक्शन में, वो आगे आने वाला है। अब देखो इसमें क्वेश्चन में क्या करना है, अब देखो बात करते हैं थॉटफुल एंड वाइज पर्सन। अब यहाँ पे ये छोटी सी गलती है, ये आपको मेरे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में मिल जाएगी। थॉटफुल एंड वाइज पर्सन आर सेल्डम स्पेस बाय ऑस्टेंटेशन। ऑस्टेंटेशन क्या होता है भाई, डींगना, डींगना मतलब जानते हो क्या है, डींगना का मतलब होता है बड़ी बड़ी हाँकना। अब आप बड़े बड़े चैनल देखते हो, मैंने देखा है भाई, अब ये जो ब्रांड वाले चैनल है ना, वहां पे ऐसा कुछ नहीं पढ़ाया जाता है, मैंने देखी है वो क्लास। आप मेरी कंपैरिजन करना और उनकी कंपैरिजन करना, आपको अंतर पता चल जाएगा। क्यों पता चल जाएगा, क्योंकि मुझे पता है कि वो क्या कर रहे हैं, उनका नाम चल गया, बस बात वही है। और अगर मेरे से ज्यादा मिल जाए आप लोगों को तो मुझे बताना जरूर। अब देखो इसमें बात करते हैं, डेंगने का मतलब जो बड़े बड़े लोग होते हैं, यानी कहते हैं ना बड़ा लोग बड़ा दिखावा, बस बात वही है। कहने का मतलब ऐसा है कि एक कोई अमीर आदमी हो है को नहीं हो अमीर आदमी, तो वो अमीर आदमी अगर पित्तल पेर के भी चाल जाओ ना, पित्तल तो जाने होते, पित्तल पेर के चाल जाओ मतलब पित्तल के अपने चैन वगैरह पहन के चाल जाओ, कड़ा वगैरह चाल जाओ, जाना लोग क्या होगा, लोग कहेगा अरे यार वो तो बड़ो रिप्यार हो आदमी है। लेकिन अगर कोई गरीब आदमी सोना की पेर के भी चाल पड़े, अगर सोना की पेर के भी चाल पड़े ना वो आदमी, तो भी नहीं कहेगा भिखारी है, इनके है कुछ ही को नहीं। तो ऐसे जो दिखावे होते हैं वो अपने बड़े बड़े लोग करते हैं। अपन को ऐसा नहीं करना है, अपन को केवल पढ़ना है और वहां से पढ़ना है जहां से आपको बहुत ही ज्यादा गहराई से पढ़ाया जाता है, ये ध्यान में रखना। अब देखो मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ, जब देखा नहीं गुरु जी के ज्ञान देने वाला गया बीच में, कोई बात को नहीं। अब देखो एग्जाम्पल करा, ऑस्ट्रेलिया से, यानी जो एक विचारशील व्यक्ति होता है और एक जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो कभी भी बड़ी बड़ी डींगे नहीं हाँकता है। तो यहाँ पे अब देखो इसका अर्थ होता है आप लोगों के पास पालन करना, पालन करना ये होता है। और दूसरा होता है कैरीड अवे, कैरीड अवे का मतलब होता है कुछ कहना। तो यहां पे आपके पास क्या होता है,
ये जो आपके पास कैरी अवे है, कैरीड अवे वो आ जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि थॉटफुल और वाइज पर्सन है वो कभी भी अपने पास कैरीड अवे नहीं करते हैं बाय ऑस्टेंटेशन, यानी इसके तरह वो नहीं करते हैं। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन आ जाएगा कैरीड अवे, ये रहा आप लोगों के पास। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है आई कांट, स्पेस दिया हुआ है, उसके बाद में योर रूड बिहेवियर एनीमोर। अब रूड बिहेवियर का मतलब खराब व्यवहार जिसको अपन कहते हैं। अब पुट अवे और पुट अप विथ का मतलब क्या होता है? देखो, अगर किसी का व्यवहार सहन करना होता है किसी भी एनीवन का, जैसे कोई अपने पास गुरुजी है गुस्सैलो है तो भी को व्यवहार आप सहन कर लेवा, तो यहाँ पे कह रहा है कि मैं वो सहन नहीं कर सकता। अगर किसी के साथ व्यवहार की बात हो किसी भी तरीके से, चाहे वो राजी हो चाहे नाराज हो, कैसा व्यवहार हो, उसके लिए आपको ये करना है भाई, सहन नहीं, सहन करना इसका मतलब होता है सहन करना। तो यहाँ पे तो आ जाएगा पुट अप विथ, तो ये तो हो जाएगा आपके पास आंसर पुट अप विथ। अब आप कहोगे सर पुट अवे का मतलब क्या होता है? तो पुट अवे का मतलब होता है किसी चीज का स्टोर करना। जैसे किसान आप लोगों के पास क्या करता है, स्टोरिंग समथिंग। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, स्टोरिंग समथिंग का मतलब होता है कि कुछ इकट्ठा करना। जैसे किसान लोग हैं अपने अनाज को इकट्ठा करते हैं, तो वो आपके पास क्या है, पुट अवे होता है। अब देखो बात करते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन के बारे में। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हिज बुक्स। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान से समझना। स्पेस ए स्मॉल इनकम। अब बात यह है कि बुक्स के लिए अगर प्रकाशन की बात हो तो ब्रिंग आउट का प्रयोग करते हैं, ये होता है प्रकाशन। क्या होता है भाई, प्रकाशन। अगर अपन बात करें ब्रिंग इन की मतलब होता है लाना, ब्रिंग इन का मतलब लाना होता है। तो ये क्या कह रहा है, हिज बुक्स, उसकी किताबें, ए स्मॉल इनकम, वो लाती हैं क्या, कम इनकम। तो कम इनकम यानी लेके आ रही है, वो प्रकाशित नहीं हो रही है। आगे आने वाला है क्वेश्चन भी मैंने तैयार किया भाई, तो यहाँ पे आ जाएगा ब्रिंग इन। ब्रिंग इन का मतलब होता है लाना। ये आपके पास हो गया आपके क्या, क्वेश्चन नंबर 8, जो आपके फ्रेजल वर्ब के बारे में होगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके पास क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ है ये आपके कंजक्शन से संबंधित। इसमें भी पहले 2 ही क्वेश्चन थे, अब इसमें आपके पास चेंज हो गया है, तो क्वेश्चन हो गए 3। ये आपके पास 3 नंबर के। बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया भाई मैंने कंजक्शन। अगर आप लोगों ने मेरी कंजक्शन की क्लास देख ली है तो मैं गारंटी लेता हूँ ये तो बहुत ही सिंपल है। मैंने तो बड़े बड़े ऐसे कंफ्यूजन करने वाले एग्जाम्पल है वो समझाए हैं। आप चाहे मेरी रीड की क्लास देख लेना, चाहे मैंने 12th क्लास के लिए बनाई है वो देख लेना। अब देखो बात करते हैं इसमें, जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है टेल मी स्पेस यू हैव सीन माय पर्स। अब इस वाक्य में छोटी सी एक समस्या आने वाली है, वो मैं हल कर देना। अरे मैं बैठा हूं ना, समस्या किस बात की है। देखो इसमें है वेयर और विच, 2 कंजक्शन है, वाक्य का अर्थ नहीं पता चल रहा है, थोड़ा बहुत भी एहसास हो गया। देखो विच का प्रयोग तो होता है स्पेस के पहले, अगर आपके पास स्पेस यानी खाली जगह, जो खालिस्तान है उसके पहले पहले कोई नॉन लिविंग थिंग हो। नॉन लिविंग थिंग का मतलब जानते हो क्या, निर्जीव वस्तु। अगर कोई निर्जीव वस्तु हो स्पेस से पहले तो ये आप विच का प्रयोग करोगे, या पूरे सेंटेंस के लिए विच का प्रयोग करोगे। अब ये क्या कह रहा है, टेल मी, मुझे बताओ, यू हैव सीन माय पर्स, तुमने मेरा पर्स देखा है। अब पर्स देखा है इसका मतलब क्या है, मेरा पर्स कहां देखा है, स्थान पूछ रहा है। और स्थान के लिए आपके पास केवल एक ही आता है, वो आता है वेयर। स्थान के लिए आपके पास क्या आता है, वेयर आता है भाई। तो स्थान दर्शाने के लिए मैंने बता रखा है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा वेयर। मुझे नहीं लगता इसमें कोई समस्या आने वाली है। अब देखो बात करते हैं इसमें। अब इसमें बात करें तो क्या रखा है, स्पेस। बड़ा कंफ्यूजन करने वाला क्वेश्चन भाई, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बड़ा ही कंफ्यूजन करने वाला है। क्या है, आई वॉज वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देख रहा था, टीवी प्रोग्राम्स, और माई वाइफ वॉज कुकिंग फूड, और जबकि मेरी पत्नी है वो क्या बना रही थी, खाना बना रही थी। अब समस्या ये आ जाती है कि वाइल और वेन दोनों का प्रयोग आपका समय के लिए होता है, दोनों का प्रयोग सेम होता है समय के लिए। वाइल का प्रयोग मैं थोड़ा सा समझा देता हूं कि वाइल का प्रयोग है आपके पास क्या होता है कि जो विपरीतार्थक कार्य होते हैं, विपरीतार्थक जो कार्य होते हैं उनके लिए अपन वाइल का प्रयोग करते हैं। यानी मैंने अपने कंजक्शन में भी समझाया भाई। अब यहाँ पे 2 काम हो रहे हैं, लगातार पैरेलल चल रहे हैं, दोनों विपरीत है भाई। मैं तो टीवी देख रही हूँ और जो मैडम है वह खाना बना रही है। देखो है तो परेशानी वाली बात ही, मैं परेशानी वाली बात यह है कि मैं टीवी देख रहा हूँ बैठ के, तो जच्चा को नहीं रहा बात, कोई कौन जच्चा है, ध्यान में रखने है, आगे कौन बोलेगा, हाँ पापा केवल पढ़ेगा। तो आई वॉज वॉचिंग टीवी, मैं तो टीवी देख रहा था और वो काम कर रही थी। तो यहाँ पे आपके पास क्या वाइल का प्रयोग करेंगे। अब मैं यहाँ पे ना अपना टेंस वाला नियम और बता देता हूँ, जो मैंने अपने टेंस में, तो इसका अर्थ था वाइल आई वाज वाचिंग टीवी प्रोग्राम्स। मैं जब इसका अर्थ वैसे ऐसे होता है कि मैं टीवी प्रोग्राम देख रहा था जबकि मैडम वो खाना बना रही थी, या माय वाइफ है वो खाना बना रही थी। अब वेन का प्रयोग करते हैं, देखो यहाँ पे तो मैंने अपने टेंस की क्लास में समझाया है
कि जब दो वाक्य पैरेलल चल रहे होते हैं और टाइमिंग की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब भी यहाँ पे जब आता है कि जब मैं टीवी देख रहा था तो मेरी पत्नी खाना बना रही थी। वैसे आपको प्राथमिकता विपरीतार्थ कार्यों में वाइल को देनी है, ये दिमाग में रखने वाली बात है भाई। अब बात करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? वो कह रहा है द हाउस इज वेरी बिग, घर बहुत ही बड़ा है भाई। स्पेस इट इज सरप्राइजिंगली क्लीन, घर बहुत बड़ा है, फिर भी आश्चर्यजनक तरीके से क्या है, साफ सुथरा है भाई। बहुत सारा घर हो, बहुत बड़ा घर हो, मेंबर 2 हो, एक बाहर गया हो, घर सफाई हो जाएगी क्या? होने वाला मैंने बेरोर है, बड़ा घर की सफाई कमी हुआ है। अब यहाँ पे ये क्या कर रहा है, घर तो बहुत बड़ा है लेकिन भी सफाई है। और ये बात मैंने अपने कंजक्शन में भी समझाई थी कि जब दो कार्य विपरीतार्थक हो, यानी एक अपने पास जिसको अपन क्या कहते हैं विरोधाभास जताने वाला, यहाँ पे विपरीतार्थक कार्य, यहाँ पे विरोधाभास। विरोधाभास क्या होता है? विरोधाभास होता है कि यार बड़ो कमजोर छुरो है फिर भी पास हो गो, ओ आपने क्यों विरोधाभास हुआ है। एक बात है यार घर बहुत बड़ा है लेकिन फिर भी साफ सुथरा है, तो देखो मतलब ये डेट का तो क्या होता है, विरोधाभास बताता है, तो ये तो होगा विरोधाभास। और सो का प्रयोग अपन परिणाम के लिए करते हैं, तो ये तो मैंने बहुत ही आसानी से समझा रखा है, यह है भी बहुत ही आसान, बस इसका थोड़ा सा अर्थ समझना पड़ेगा। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा येट, तो ये आपका क्या हो जाता है क्वेश्चन कंप्लीट। और मॉडल पेपर नंबर 1 है